चलिए नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार केवल टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। मैं वासुदेव द्विवेदी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चे आप सभी को मालूम है, आपके सीटेट एग्जाम को लेकर के मैं एसएसटी की जो है संपूर्ण रिवीजन क्लास लेकर के आ रहा हूं और उस रिवीजन क्लास के अंतर्गत आज हमारी दूसरी मुलाकात है। तो चलते हैं साथियों, हम लोग अपनी बातों को आगे लेकर के चलेंगे। और अगर आप टेट, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो टीचिंग से रिलेटेड है, तो आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल केवल टीचिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, अब हम लोग अपनी बातों को स्टार्ट करेंगे। आप सभी धीरे धीरे लाइव जुड़ते जाएंगे और फिर हम अपनी बातों को आगे लेकर के चलना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है बच्चे, तो चलिए आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। और जो बच्चे ऑफलाइन देखते हैं, मतलब क्लास एंड होने के बाद, लाइव क्लास एंड होने के बाद, आप सभी से भी यही गुजारिश रहेगी कि आप लोग जो है अपने परिवार को बड़ा करने में योगदान दें अपना। चलिए आते साथियों, सबसे पहला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर ये रहा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। अब बच्चे हमसे जानना चाहता है कि ग्राम पंचायत का कौन सा कार्य नहीं है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ग्राम पंचायत क्या क्या कार्य करती है। भाई ग्राम पंचायत जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो सरकार के द्वारा प्रायोजित और सरकार के द्वारा जो फंडेड क्या होती हैं, योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं को लागू करने का कार्य किसका होता है? ग्राम पंचायत का कार्य होता है। जैसे बच्चे आपका मनरेगा हो गया, अब उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? जी राम जी कर दिया गया है। तो ऐसी योजनाओं को लागू करने का कार्य कौन करता है? ग्राम पंचायतें करती हैं। इसके साथ साथ हम लोग यह भी जानते हैं कि ग्राम पंचायत क्या करती है। ग्राम पंचायतों के द्वारा बच्चे गांव के अंदर जो बुनियादी सुविधाएं, बुनियादी सुविधाओं का मतलब क्या होता है? जैसे रोड हो गया, जैसे नालियां हो गई, इसी तरीके से अगर आप लोग देखोगे तो वहां पर स्ट्रीट लाइट लगाने का हो या हाट का आयोजन हो। हाट का मतलब क्या होता है? मेला। तो छोटे छोटे मेलाओं का आयोजन करना, जैसे सामुदायिक भवन का रख रखाव करना, सामुदायिक भवन का निर्माण करना, नालियों का निर्माण करना, यह सारे कार्य किसके होते हैं? ग्राम पंचायत के कार्य होते हैं। और इसके साथ साथ बच्चे गांव के क्षेत्र में जो स्थानीय स्तर पर मेले लगते हैं, या मान लेते हैं ग्रामीण क्षेत्र में जो है गांव के अंदर कोई मेले का आयोजन या कोई और कार्यक्रम हुए, जैसे बच्चे साइकिल स्टैंड लगाना हो गया, इन सभी से कर इकट्ठा करना, ये सारा कार्य किसका होता है? ग्राम का होता है। तो अब देखते हैं क्या क्या बातें आती हैं। गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाओं को लागू करना, बिल्कुल सत्य बात है, यह कार्य है। ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव का चुनाव करती है। पंचायत सचिव क्या होता है बच्चे? आपका एक सरकारी कर्मचारी होता है। यहां पर नहीं पूछा गया है, तो यही क्या नहीं है बच्चे? आपका ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा कि ग्राम पंचायत का कार्य कौन सा नहीं है, तो यही कार्य बच्चे आपका ग्राम पंचायत का नहीं है। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न पर। कहता है गठबंधन सरकार से अभिप्राय है। ठीक है, गठबंधन सरकार से क्या अभिप्राय है? आप जानते हो कि भारतीय चुनाव प्रणाली के अंतर्गत दो तरीके के गठबंधन किए जा सकते हैं। एक गठबंधन कौन सा होता है? चुनाव से पूर्व बनाया गया गठबंधन, और एक गठबंधन होता है बच्चे चुनाव के बाद का गठबंधन। चुनाव के पूर्व के गठबंधन में जैसे आप देखते हो एनडीए और उसके सहयोगी दल, या हम कह देते हैं कि भाजपा और उसके सहयोगी दल से मिलकर के बना हुआ जो गठबंधन, उसे क्या कह देते हैं? एनडीए गठबंधन। इसी तरीके से आप लोग देखते होंगे बच्चे कांग्रेस का गठबंधन। ठीक है, तो जो कांग्रेस गठबंधन है उसमें अलग अलग पार्टियां शामिल होती हैं। कई बार क्या होता है, जब जो है किसी पार्टी को स्पष्ट रूप से बहुमत नहीं मिलता है, किसमें? चाहे वह विधानसभाओं के चुनाव हो, चाहे लोकसभाओं के चुनाव हो, और ऐसी परिस्थिति में पार्टियां क्या करती हैं, जब उस संख्या को पूरा करना होता है जितनी बहुमत की संख्या है, तो बहुमत की संख्या को पूरा करने के लिए आपस में क्या करते हैं? गठबंधन करते हैं और गठजोड़ करके सरकार बनाते हैं। उसी को क्या कहा जाता है? गठबंधन कहा जाता है। तो गठबंधन से अभिप्राय आप समझ गए। अब देखते हैं प्रश्न को कि चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिलने की स्थिति में दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी ही गठबंधन कहलाती है। यह बात तो बिल्कुल सत्य प्रतीत हो रही। अगला ऑप्शन देखते हैं। कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता की साझेदारी नहीं, राज्य सरकार पंचायती राज नहीं, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता की साझेदारी नहीं, बल्कि क्या होता है बच्चे? चुनाव के बाद किसी भी दल को जब स्पष्ट बहुमत ना मिले तब वो क्या करते हैं? आपस में सरकार बनाने के लिए गठबंधन करते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। कहता है जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े बड़े मोड़ बना करके बहती है, जो कहलाता है।
ठीक है। जब नदी क्या करती है बच्चे आपका मैदान में, जैसे मान करके चलते ये अपना क्या है पर्वत है, इस पर्वतीय क्षेत्र से क्या हुआ, ये पर्वतीय क्षेत्र है। अब इस पर्वतीय क्षेत्र को अगर हम लोग देखें और यहां पर कुछ बातों को समझे, ऐसे हम लोग पर्वत का रूप दे देते हैं, मान लेते हैं ये बच्चे अपना क्या हो गया, ऐसे हम मान करके चलते हैं ये कि अपना पर्वत है, ऐसे पर्वत बना लेते हैं, ये है पर्वत। अब यहां से मान करके चलिए कोई नदी निकल रही है, ठीक है। अब जैसे यहां से कोई नदी निकली, ये क्या करती है बच्चे आपका इस तरीके से जो है मान लेते हैं अभी पर्वतीय क्षेत्र में बह रही और यहां पर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। मैदानी क्षेत्र की संरचना कैसी होती है बच्चे आपका, तो एक मुलायम संरचना होती है और उस तरीके से नदी क्या करती है आगे बढ़ते हुए चलती है। आप सभी जानते हैं कि जब पर्वतीय क्षेत्र से जो है नदी मैदानी भाग की तरफ उतरती है, तो मैदान में उतरने के बाद जैसे बच्चे आप लोगों ने देखा होगा कि रिवर्स आर इनविजिबल इन तराई रीजन, ये आता है सबसे पहले बच्चे आपका तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र क्या होता है, तराई एक ऐसा क्षेत्र होता है जलमग्न क्षेत्र जहां पर बच्चे बड़े बड़े पत्थरों की संरचना पाई जाती है। जैसे मान लेते हैं ये बड़े बड़े पत्थरों की संरचना है, यहां पर नदियां क्या होती हैं आपको इनविजिबल हो जाती हैं, रिवर्स आर इनविजिबल इन तराई रीजन। यहां पर तराई क्षेत्र में क्या होता है, तो हम कहेंगे कि तराई क्षेत्र में जो नदियां हैं, यह नदियां यहां पर क्या होती हैं, नदियां यहां पर विलुप्त हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। तो इस क्षेत्र में आकर के नदियां क्या हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। आगे कहां पर बच्चे, तो इसके बाद आता है भावर, रिवर्स आर इनविजिबल इन तराई रीजन विच अगेन विजिबल इन भावर रीजन। भावर प्रदेश कैसे होते हैं, तो भावर प्रदेश में बच्चे थोड़े छोटे पत्थर पाए जाते हैं, अर्थात अब पत्थर के टुकड़े क्या हुए बच्चे, इनका अपर्दन हुआ तो ये छोटे हो गए, तो ये हो जाता है हमारा भावर प्रदेश। और भावर प्रदेश में क्या होता है, तो हम कहेंगे नदियां सतह पर पुनः आ जाती हैं, नदियां पुनः क्या होता है बच्चे आपका सतह पर प्रकट होती हैं, प्रकट हो जाती हैं। अब नदी की और संरचना को समझो, नदी से जो दूर वाला क्षेत्र जैसे मान करके चलते ये क्षेत्र है, यहां कभी नदी के द्वारा क्या किया गया था, अवसादों का जमाव किया गया था। तो नदी से जो दूर का क्षेत्र है ये क्या कहलाता है बच्चे आपका, तो ये पुरानी जलोढ़ है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं, ठीक है। बांगर क्या है आपका, बांगर इज अ ओल्ड एलुवियल सॉइल। तो ये क्या पाया जाता है बच्चे आपका, हम कह देंगे सर यहां पर पाया जाता है ओल्ड एलुवियल सॉइल पाई जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ देखो जो नदी के नजदीक का भाग होता है, नदी के समीप का जो एरिया होता है, जैसे ये नदी के नजदीक का भाग है, यहां पर हर साल क्या आती है बच्चे, मान लेते हैं बाढ़ आती है। तो जो नदी के नजदीक का क्षेत्र है जहां हर साल बाढ़ का पानी आ जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है बच्चे खादर, ठीक है। क्या कहलाता है, खादर कहा जाता है। और खादर क्या होता है बच्चे, तो हम कहेंगे नवीन जलोढ़ होता है, नवीन जलोढ़ है, ठीक है। नवीन जलोढ़ को क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है। अब नदियां ये क्या बना रही, नदियां बच्चे विसर्प बना रही हैं। जब नदियां इस तरीके से विसर्प का निर्माण करती हैं तो इसे क्या कहा जाता है बच्चे आपका, विसर्प कहा जाता है, ठीक है। हम लोग क्या कहते हैं, मेंडर कहते हैं, या इसे विसर्प कहा जाता है। तो नदियां जब कहां पर प्लेन्स में बच्चे एंटर करेंगे उसे क्या कहा जाता है, विसर्प कहा जाता है। अब आपसे कभी कोई पूछ ले कि सर तटबंध क्या होता है, ऐसा भी पूछा जा सकता है, सीटें में मान लीजिए पूछ ही लिया गया कि भाई तटबंध क्या होते हैं। तो तटबंध को समझिए, जैसे आप देखोगे बिहार में ये क्या जा रही बच्चे, एक नदी जाती हुई आपको दिखाई देगी, गंगा, सबसे अच्छा एग्जाम्पल बिहार में दिखाई देगा। यहां से बच्चे नीचे की तरफ से कौन सी नदी आती है, सोन नदी आती है, मान लीजिए ये कौन सी है, सोन रिवर है। अब ये क्या करती है, गंगा से जब मिलने जाती है तो बच्चों कुछ दूर तक इसकी पैरेलल बहती है। और नदियां क्या करती हैं, हम सभी को पता है कि नदियां अपने किनारे पर इस तरीके से बच्चे मृदा का जमाव करती हैं, या मिट्टी का इस तरीके से क्या कर देंगी, जमाव कर देंगी। और इससे ये क्या बनाती है बच्चे आपका, प्राकृतिक तटबंध बनाती है। और इन्हीं प्राकृतिक तटबंधों को जब हम कहां पर जाएंगे, बिहार में जाएंगे, और बिहार में खास करके किस क्षेत्र में हो आप, तो आप मगध के प्लेन में हो। यहां पर बच्चे इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है बच्चे जो प्राकृतिक तटबंध है, इन प्राकृतिक तटबंधों को ताल भी कहा जाता है, ठीक है। या इसे हम लोग क्या कहते हैं, टाल कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, साथ में टाल मृदा पाई जाती है, इसे ध्यान रखना है। अब बच्चे बाढ़ का मैदान क्या है, फ्लड मैदान, जहां पर बाढ़ हर साल आएगी वहां किसका निर्माण होगा, खादर या नवीन
जलोढ़ मृदा से निर्मित मैदान का निर्माण किया जाएगा। वही चाप झील क्या है बच्चे, आपका मान करके चलते नदियां ये विसर्प बना रही, जैसे ये नदी विसर्प बना रही, और नदी पहले यहां से बहती थी, लेकिन अब क्या हुआ, इस विसर्प को छोड़ दिया, यहां से बहने लगी। तो ये क्या बन गया बच्चे, आपका ऑक्सबो झील बन गई, या इसी को हम लोग कह देते हैं गोखुर झील। गोखुर झील कहा जाता है। जब आप जाएंगे बिहार में, तो बिहार में मिलती है बच्चे हमारे कांवर झील, और कांवर झील किसका एग्जाम्पल है, तो हम कह सकते हैं गोखुर झील का। और दुनिया की सबसे बड़ी गोखुर झील कौन सी है, सॉरी एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील कांवर झील है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एलटी ग्रेड का रिजल्ट 13 मई को पेपर है ना, 13 जून को है ना सिविक्स वालों का पेपर, और 13 जून को सॉरी बायोलॉजी वालों का पेपर है, और 14 तारीख को जो है सिविक्स वालों का पेपर है। तो अगर मैं रिजल्ट की संभावनाओं की बात करूं, आज क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। बच्चे आपका रिजल्ट आ जाएगा फरवरी लास्ट में। ठीक है, फरवरी लास्ट में आपका रिजल्ट आ जाएगा। मान के चलो मेरे हिसाब से 18 से 20 फरवरी के आसपास आप लोगों का रिजल्ट आ जाना चाहिए। 18 से 20 फरवरी एलटी ग्रेड का जो रिजल्ट है 18 से 20 फरवरी को आएगा। क्योंकि मैं हमेशा आपको कहता हूं कि जब भी आयोग का रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के बाद आपको मेंस के लिए 3.5 से 4 महीने का समय मिलता है। तो उस समय से अंदाजा लगा लीजिए कि 3.5 से 4 महीने का समय कब मिलता है। मैं तो आपको बताया है ना, देखो जब भी कोई एग्जाम पीसीएस कराएगा, तो पीसीएस का एक निश्चित पैटर्न है, वो आपको उतना समय देगा। अपने अनुभवों से कह रहा हूं, और कई बार का अनुभव है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको 3.5 महीने से 4 महीने का समय पीसीएस के एग्जाम में हर हाल में मिलेंगे। ये शिक्षा सेवा चयन आयोग नहीं है कि आज हम क्या करेंगे, एग्जाम करा लेंगे। अच्छा, आज फॉर्म निकाला, 2 महीने बाद जो भी लोक सेवा आयोग होंगे, राज्य लोक सेवा आयोग हो चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, उतना समय आपको जरूर देगा। ठीक है, तो इसमें आप परेशान मत हुआ करो, खुद ही आंकड़ा निकाल लिया करो। पीसीएस के एग्जाम का यही पैटर्न है। चलो, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। अब यहां पर आपको समझना है कि परंपरागत स्रोत कौन से होते हैं। परंपरागत स्रोत उसे कहते हैं जिसे हम क्या कर रहे हैं, पिछले कई सालों या कई वर्षों से हम क्या कर रहे हैं बच्चे, जिनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान करके चलते बच्चे हम लोग पेट्रोल, क्या परंपरागत है या गैर परंपरागत, हम कहेंगे परंपरागत है, पेट्रोलियम हो गया। फिर बच्चे प्राकृतिक गैस, ये भी परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। कोयला परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। डीजल परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में कौन से आ जाते हैं, जैसे बच्चे आपका सोलर एनर्जी हो गई, जैसे हम लोग कहते हैं विंड एनर्जी हो गई। ठीक है, जैसे बच्चे हम लोग कह देते हैं जियोथर्मल एनर्जी हो गई, या भूतापीय ऊर्जा हो गई, या बच्चे आपकी ज्वारीय ऊर्जा हो गई, या बायोगैस हो गई। ये सब क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। फिर सुन लो, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, फिर भूतापीय ऊर्जा, फिर ज्वारीय ऊर्जा और बायोगैस, ये सब क्या है, गैर परंपरागत है। परंपरागत में क्या है बच्चे, आपका जैव ईंधन हो गए, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इसके साथ साथ प्राकृतिक गैसें हो गई। तो देख लेते हैं, ईंधन परंपरागत है। ठीक है, इसके बाद प्राकृतिक गैस परंपरागत है। सौर ऊर्जा बच्चे क्या है आपकी, ये गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। इसे हमें ध्यान रख लेना है। अरे बच्चे बता तो दिया आपको एलटी ग्रेड का, शायद सुनीता मौर्य जी आप सुनी नहीं और आप चली गई। ठीक है, हिंदी का, अच्छा हिंदी का बच्चे एग्जाम कब हुआ था ये बताओ। मेंस के एग्जाम की तिथि क्या है, हिंदी वाली, हिंदी वाले एग्जाम की तिथि बताओ, मैं भी बता देता हूं, अभी बताया है आपको। ठीक है, चलो भाई अगला आ जाते हैं। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है। जो विशेष रूप से हम लोग क्या करते हैं बच्चे, टैंक में या तालाब में क्या करते हैं, या अपने घर में मछली पालन करते हैं, उस मछली पालन को बच्चे हम लोग क्या कहते हैं, ये बात हमसे पूछी गई है। ठीक है, अब आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए, अलग अलग जो हमारे पास क्या होते हैं, कल्चर होते हैं। कल्चर का मतलब क्या है, जैसे हम एग्रीकल्चर के आगे लगा देते हैं ना, मतलब जो खेतियां होती हैं। तो अब यहां पर पूछा गया बच्चे आपका सेरीकल्चर। अच्छा बताओ सेरीकल्चर क्या होता है। हम लोग जानते हैं सेरीकल्चर में हम क्या करते हैं, ये रेशम पालन है।
रेशम कीट पालन, इसे क्या कहा जाता है बच्चे आपका, ये कहलाता है हमारा जो है सेरीकल्चर कहलाता है। ठीक है, तो सेरीकल्चर है। अब अगर आपसे पूछ ले विटीकल्चर, जैसे यहां पर दिया गया है, विटीकल्चर किससे संबंधित है, तो ये बच्चे आपका अंगूर की खेती से संबंधित है। अंगूर की खेती से संबंधित जो कल्चर है या जो खेती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, विटीकल्चर कहते हैं। अच्छा, हॉर्टिकल्चर में हम क्या करते हैं, हॉर्टिकल्चर में बच्चे आपका जैसे सब्जी हो गई, ठीक है, सब्जी के साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा सब्जियों के साथ साथ फल हो गया, इसके बाद जो नट होते हैं, नट मतलब जैसे मूंगफली आदि, ठीक है, सब्जी हो गया, फल हो गया, नट हो गया, इसके साथ अगर देखा जाए तो नट के साथ साथ हम एक और रख सकते हैं इसमें पौधे हो गए। तो इनका अध्ययन बच्चे क्या होता है, इसे हम किसमें करते हैं, हॉर्टिकल्चर में करते हैं। और पिसीकल्चर क्या कहलाता है, तो विशेष रूप से निर्मित टैंक और तालाबों में जो मछलियों का प्रजनन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे बच्चे हम लोग कह देते हैं कि हमारा पिसीकल्चर है। तो इसे ध्यान रखिएगा, जैसे हम लोग मत्स्य पालन कहते हैं वो क्या है, पिसीकल्चर के नाम से जाना जाता है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा महाद्वीप है जो आकार में सबसे छोटा है। ये तो वैसे भी बता सकते हो, सबसे बड़ा भी पता होगा आप लोगों को। 7 महाद्वीपों में हम कह सकते हैं सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है बच्चे आपका, ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया को बच्चे हम और किस नाम से जानते हैं, तो हम कह सकते हैं द्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को क्या कह देते हैं हम लोग, द्वीपों का महाद्वीप भी कह देते हैं, तो इसे भी ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट आते हैं, चलिए कहता है प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। इंटर तक जो आप लोग सामाजिक विज्ञान पढ़ते हो, उस सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आप कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ते हो। भाई आपको 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा का क्या बनना है, शिक्षक बनना है मान लेते हैं, तो आप कौन कौन सी चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो कहते हैं बच्चे आपका इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान तो इंटर वाले में आ जाता है। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र। ठीक है, तो इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र। समाजशास्त्र हम किस में पढ़ते हैं, तो समाजशास्त्र भी बच्चे हम इंटर वाले में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इंटर के स्तर पर विषय कौन सा हो जाता है, समाजशास्त्र आ जाता है, मनोविज्ञान आ जाता है। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। बिल्कुल, हम लोग क्या करते हैं बच्चे, उच्च प्राथमिक स्तर तक क्या पढ़ते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर तक अगर देखें तो इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र कक्षा 6ठी तक। अच्छा, कारण क्या है ये पढ़ने का, इसका कारण है कि ये क्या है, इनमें डायमेंशंस बहुत सारे हैं और बच्चों की क्या है, बुद्धि का विकास करना और उनमें तर्कशीलता और साथ ही क्या करना है बच्चे, उनमें जो सोचने की क्षमता विकसित करना है। और इसी उद्देश्य से क्या किया जाता है, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र को क्या किया जाता है, हमारा उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाया जाता है। तो इसका कारण यही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, कहता है मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 164 के बारे में आप सभी जानते ही हैं, और भारतीय संविधान का आर्टिकल 164 किस विषय में प्रावधान करता है, तो कहता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति बच्चे आपका राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 163, 164 आप लोगों ने देखा होगा, तो आर्टिकल 164 के अनुसार अगर देखा जाए तो इसकी नियुक्ति कौन करता है बच्चे, मुख्यमंत्री करता है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है, इसे ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न, कहते हैं राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, तो ये तो बता ही दोगे, बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, ये मेरे हिसाब से लगता है 2018 वाला सीटेट के पेपर का आपका PYQ है, 2018 वाले का, क्योंकि 2018 तक बच्चे इस तरह आपको देखने को मिलते थे प्रश्न। अभी तो थोड़ा सा ऐसे 1-2 प्रश्न देखने को मिलते हैं, थोड़े प्रश्न जो है उनका लेवल अलग कर दिया गया, भाषा अलग कर दी गई। तो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित जो आर्टिकल है बच्चे भारतीय संविधान का आपको पता होना चाहिए 155 है, आर्टिकल 155। आर्टिकल 155 किससे संबंधित प्रावधान करता है बच्चे,
तो भारत के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान करता है, जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। और कहा गया है बच्चे आपका कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति का सही में प्रसाद नहीं होता, प्रसाद देता कौन है? तो ये प्रसाद देने का काम किया जाता है, हम कहेंगे जो मंत्रिपरिषद है। मंत्रिपरिषद का मतलब क्या हुआ? प्रधानमंत्री और उसके अन्य मंत्री, उनकी सलाह पर ही नियुक्त करता है। तो सही मायने में अगर देखा जाए तो जब तक इसके पास जो है सरकार का प्रसाद बना हुआ है वास्तविक रूप से देखा जाए, और अगर संवैधानिक रूप से देखा जाए तो नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। तो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार काम करता है, और राष्ट्रपति जब चाहे तब राज्यपाल को हटा सकता है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखना है। चलिए, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? बताइए, बौद्ध धर्म के कौन से त्रिरत्नों में से नहीं है? Which one of the following is not among the 3 jewels of Buddhism? बौद्ध धर्म में क्या है? बौद्ध धर्म में देखोगे तो बुद्ध है, धम्म है और संघ है क्या नहीं बच्चे? तो त्रिरत्न में जो है अहिंसा शामिल नहीं है। बुद्ध, धम्म और संघ, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध, धम्म और साथ में क्या है बच्चे? आपका संघ। तो ये तीनों की बच्चे आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। अहिंसा किसका मूल है बच्चे? आपका जैन धर्म। ठीक है, अहिंसा का सिद्धांत किसका बच्चे? जैन धर्म का है। ठीक है, और जैन धर्म सर्वाधिक किस पर विश्वास करता है बच्चे? आपका अहिंसा पर सर्वाधिक जोर देता है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? आप सभी को पता है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से किया जाता है। और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से कौन करते हैं? हर राज्य की अपनी अलग अलग सीटें हैं, और राज्यों की सीटों में राज्यों को जो है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो राज्यसभा के जो 233 आपके निर्वाचित सदस्य हैं, उन सदस्यों का निर्वाचन कहां से होता है? उन राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा, अर्थात विधायकों को द्वारा उनका क्या किया जाता है बच्चे? आपका चुनाव किया जाता है। तो विधानसभा के सदस्य किसका चुनाव करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा राज्यसभा सदस्यों का चुनाव किया जाता है। तो हमें देख लेना है, विधानसभा निर्वाचित क्षेत्रों के मतदाता नहीं, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता नहीं, लोकसभा के सदस्य नहीं, विधानसभा के सदस्य अर्थात विधायकों के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? ठीक है, बताओ, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया गया? आप सभी देखते हो कि हमारे यहाँ क्या बच्चे? आपका संसदीय लोकतंत्र स्थापित है, लेकिन कभी संसदीय लोकतंत्र को भी क्या किया जाए? विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास किया जाए तो हम कह सकते हैं संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत हम जो है एक संघीय ढांचे को क्या करते हैं बच्चे? आपका फॉलो करते हैं। तो हमारे यहाँ क्या है बच्चे? आपका संसदीय और संघात्मक शासन प्रणाली है। कुछ बातों को अगर छोड़ दिया जाए, कुछ अपवादों को अगर छोड़ दिया जाए, तो हम किस तरीके से बच्चे आपका संसदीय और संघीय शासन प्रणाली को क्या करते हैं बच्चे? आपका अपनाते हैं। संसदीय और एकात्मक, पार्लियामेंट्री और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं हमारे पास, राष्ट्रपति और संघीय प्रेसिडेंशियल एंड फेडरल सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है, राष्ट्रपति और एकात्मक ये भी हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ क्या है बच्चे? आपका संसदीय और संघीय पार्लियामेंट्री एंड फेडरल सिस्टम को हम क्या करते हैं बच्चे? अपने यहाँ अपनाया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न पर। कहता है अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है? ठीक है, अनुसूचित जातियों के लिए, जनजातियों के लिए मत बता देना, अनुसूचित जातियों के लिए पूछा हुआ है। तो हमें मालूम है भारत में जो है राज्यसभा में तो SC ST आरक्षण नहीं है, ये बात कंफर्म है ना आप लोगों को कि राज्यसभा में बच्चे आपका अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण नहीं है। ठीक है, कहां पर है? लोकसभा में। लोकसभा में अगर देखोगे बच्चे तो अनुसूचित जातियों के लिए जो है आपका 84 सीटें और जनजातियों के लिए बच्चे कितनी है? आपकी 47 सीटें हैं। तो अनुसूचित जातियों के लिए पूछा है तो जातियों में ध्यान रख लीजिएगा बच्चे 84 है, और जनजाति पूछा जाए तो 47 है। जनजातियों के लिए कितनी है बच्चे आपकी? तो जनजातियों के लिए हम कहेंगे 47 सीटें क्या की गई हैं बच्चे? आपका आरक्षित की गई हैं, इसे ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं अगला।
भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? ठीक है, ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार है अगर आप किसी से क्या करते हैं, अनटचेबिलिटी का बिहेव करते हैं, ठीक है, छुआछूत का बिहेव करते हैं, तो आप उसके किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं? कहता है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, आर्टिकल 14 से 18, ठीक है, किस संविधान के अनुच्छेद में है? तो हम कह सकते हैं आर्टिकल जो है 14 से 18 तक में क्या किया गया है, समानता का जो है प्रावधान किया गया है। अच्छा, स्वतंत्रता का अधिकार कहां पर है? तो हम कह सकते हैं आर्टिकल जो है 19 में हमें क्या मिलता है, स्वतंत्रता का अधिकार मिल जाता है। और स्वतंत्रता के अधिकार को हम यहां से 22 तक ला सकते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको कहां से दिखाई दे जाएगा? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल अगर आप देखोगे तो 23 और 24 में किसका प्रावधान किया गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसके बाद बच्चे आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहां पर दिखाई दे जाता है? तो हम कहेंगे आर्टिकल जो है 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार देखने को मिल जाता है। अगर आप अस्पृश्यता प्रथा अपनाते हैं तो आप क्या करते हैं, व्यक्ति के जो है समानता के अधिकार, राइट टू इक्वलिटी का क्या करते हैं, हनन करते हैं। तो राइट टू इक्वलिटी का हनन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, हम कहेंगे ये हमारा क्या है, मूल अधिकार है। ठीक है, राइट टू एजुकेशन क्या है बच्चे, आपका मूल अधिकार है या नहीं है? तो हम कहेंगे भाई शिक्षा का अधिकार तो मूल अधिकार में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी बच्चे हमारे पास क्या है, मूल अधिकारों में आ जाता है। धर्म की आजादी का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यह भी क्या है, मूल अधिकार है। संपत्ति का अधिकार क्या किया गया बच्चे आपका, तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। और यह एक्ट कब का था बच्चे, आपका 1978 का था। इसके माध्यम से संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 19 से हटा करके कहां कर दिया गया बच्चे, आपका 300A में शामिल कर दिया गया या का में, और इसे क्या बना दिया गया बच्चे, आपका वैधानिक अधिकार बना दिया गया, वैधानिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, इसे क्या बना दिया हमने, वैधानिक अधिकार बना दिया। तो इसे ध्यान रख लीजिएगा, संपत्ति के अधिकार को। नेक्स्ट आते हैं, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? बताइए, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के, मसौदा समिति का मतलब क्या हो बच्चे, आपका ड्राफ्टिंग कमेटी। कभी मसौदा आ जाए, पता चले आप लोग जो है परेशान रहो, सर प्रारूप समिति तो हमने पढ़ा था, ये मसौदा समिति कौन सी है? तो कभी इस तरीके के प्रश्नों से आपको क्या नहीं करना है, परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है। अब भाई ऐसा पूछ लिया तो हम कह देंगे कौन है, तो भाई डॉक्टर BR अंबेडकर साहब हैं। ठीक है, प्रारूप समिति या मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर BR अंबेडकर। अच्छा, C राजगोपालाचारी कौन थे, स्वतंत्र भारत के, ये क्या है बच्चे आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम क्या थे, जीजी थे। जीजी का मतलब क्या, गवर्नर जनरल थे। राजेंद्र प्रसाद जी क्या थे बच्चे आपका, तो ध्यान रखिएगा, इन्हें हम कह सकते हैं प्रथम राष्ट्रपति है, प्रथम राष्ट्रपति के रूप में आप लोग देखते हो, राष्ट्रपति के रूप में हम इन्हें देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू किस रूप में दिखाई देते बच्चे आपका, PM के रूप में दिखाई देते हैं, पहले प्रधानमंत्री थे। आइए नेक्स्ट, कहता है 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? यहां ध्यान रखने के लिए आपके पास एक आसान सी बात बताता हूं। मुगल नियंत्रण से दूर होना होगा तो राजधानी को परिवर्तित करना पड़ेगा। बिना राजधानी बदले हम क्या मुगल नियंत्रण से दूर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो भाई राजधानी बदल दीजिए और मुगल नियंत्रण से क्या हो जाइए, दूर हो जाइए, थोड़ी दूर लेकर के जाइए राजधानी। तो भाई अगर देखा जाए कि मुगल नियंत्रण से दूर होने का प्रयास, तो 1717 ईस्वी आपको दिखाई देगा, वहां उस समय बच्चे मुगल सूबेदार हुआ करता था मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान ने क्या किया, अपनी राजधानी बच्चे ढाका से, इस व्यक्ति ने क्या किया, राजधानी थी बच्चे आपका, राजधानी ढाका से कहां पर ले जाएगा बच्चे आपका, मुर्शिदाबाद ले गया, मुर्शिदाबाद
मुर्शिदाबाद ले गया, और बाद मुर्शिदाबाद ले गया मतलब क्या था, मुगल नियंत्रण से अपने आप को क्या करना चाहता था बच्चे, दूर करना चाहता था। ठीक है, तो मुर्शीद कुली खान ने क्या किया, प्रयास दूर किया। ठीक है, ऐसे मकसूदपुर भी नाम मिल जाए तो कभी कंफ्यूज मत होना, मुर्शिदाबाद को जो है मकसूदपुर के भी नाम से जाना जाता है। तो मुर्शीद कुली खान के नेतृत्व में क्या हुआ, मुगल नियंत्रण जो है कमजोर हुआ, किस पर, बंगाल के ऊपर। तो इसे ध्यान रख लेना है। चलिए चलो, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है, बताओ जरा, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है। हु इलेक्ट द प्राइम मिनिस्टर, मंत्रियों की परिषद, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मुख्यमंत्री, द चीफ मिनिस्टर, सांसद, एमपीज, सांसद और विधायक, एमपीज एंड एमएलएस। प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है, बताओ मुझे। ठीक है, चलिए, आप सभी को मालूम है प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन बताइए चुनाव कौन करता है। और प्रधानमंत्री की ही अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है, अन्य मंत्रियों का जो है चुनाव किया जाता है। तो क्या आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं, नहीं, बल्कि किसके द्वारा बच्चे, आपका मंत्री, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करते हैं बच्चे, आपका सांसद करते हैं। कौन से, तो ध्यान रखिएगा, बहुमत दल का जो नेता होता है, या जैसे बहुमत प्राप्त है और बहुमत प्राप्त दल अपना नेता चुनता है। ठीक है, तो किसके द्वारा किया जाता है, सांसदों के द्वारा बच्चे आपका प्रधानमंत्री का चुनाव किया जाता है, जनता के द्वारा नहीं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है। अब भारत का पहला नागरिक किसे कहा जाता है, कभी इस पर चर्चा करेंगे। भारत में बच्चे 26 प्रकार के नागरिक होते हैं, आप किस में आते हैं उसे कभी हम लोग विस्तार पूर्वक जब परिचर्चा करेंगे तो देखेंगे। ठीक है, अब अगर हम कहें कि राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है, राज्यपाल होता है। इसी तरीके से भारत का पहला नागरिक कौन होता है बच्चे, आपका राष्ट्रपति होता है। ठीक है, भारत का सर्वप्रथम नागरिक किसे माना जाता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हमारे देश का जो है पहला नागरिक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अभी वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी है, इसे ध्यान रखना है। चलिए, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा गया है, तो राज्य का पहला नागरिक राज्यपाल है, पीछे ही बात कर ली, कोई जरूरत नहीं है इसकी। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, अब यह प्रश्न पूछा गया है। हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान में अगर वैसे मोटे तौर से देखा जाए तो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं नागरिकता के प्रावधान है, संघ सूची है, राज्य सूची है, हाई कोर्ट है, लोक सेवा आयोग है, जो मोटी मोटी बातें प्रश्नों में पूछी जाती है, राज्य लोक सेवा आयोग है, इन सभी का प्रावधान किया गया है। ठीक है, पंचायतों के गठन को लेकर के भी हमें प्रावधान देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं क्या इनमें से है या कोई और है, ढूंढ लेंगे। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, तो बच्चे ये तो है ही भारतीय संविधान का आर्टिकल 1। ठीक है, देयर शैल बी इन इंडिया दैट इज भारत, देयर शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ होगा, और वहां पर बच्चे इनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, सरकार का ढांचा कैसा होगा, तो हम लोगों ने देखा संसदीय, हम लोगों ने क्या किया है, लोकतंत्र को या फेडरल सिस्टम को अपनाया है, तो इसका भी उल्लेख किया गया है। फिर कहता है बच्चे राजनीतिक दलों का, नहीं, राजनीतिक दलों का उल्लेख जो है संविधान में कहीं पर भी नहीं है। नागरिक अधिकारों का, राइट ऑफ सिटीजन्स किया गया है, जैसे हमारे मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, तो ये क्या है बच्चे, आपका राइट्स हैं सिटीजन के जो दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है, बताइए जरा। राज्यसभा में सांसदों का नामांकन, देखिए सांसद कितने, अभी अगर वर्तमान समय में देखा जाए संख्या कितनी है, 245 है। 245 में समझिएगा 233 का तो क्या होता है बच्चे, आपका 233, 233 ये निर्वाचित होते हैं, निर्वाचित। ठीक है, तो इनका क्या होता है, इलेक्शन होता है। और इसके बाद 12 क्या होते हैं बच्चे, आपका नॉमिनेटेड होते हैं, नॉमिनेटेड। तो 12 सदस्य नॉमिनेटेड होते हैं। अच्छा, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, अगर मैक्सिमम पूछा जाए तो 250 हो सकते हैं। है कितने बच्चे, आपका 252 है।
तो अब यहां पर समझिए इनका मनोनयन कौन करता है बच्चे, तो राष्ट्रपति द्वारा। किसमें, तो कला के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, या बच्चे अब तो खेल को भी शामिल कर दिया है, तो खेल के क्षेत्र से क्या किया जाता है बच्चे, आपका राष्ट्रपति द्वारा जो है मनोनयन किया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 का सब क्लॉज 1 कहता है कि राज्यसभा में अधिकतम संख्या बच्चे कितनी हो सकती है, 250 हो सकती है। 12 व्यक्ति क्या है, राष्ट्रपति द्वारा क्या किए जाएंगे बच्चे, आपका नामांकित किए जाएंगे, चाहे वो कला से हो, चाहे साहित्य से हो, चाहे विज्ञान से हो, चाहे समाज सेवा से हो, चाहे सहकारिता क्षेत्र से हो, चाहे बच्चे उनको क्या हो, किसी विशेष क्षेत्र का ज्ञान हो या अनुभव हो, या बच्चे आपका खेल से आते हो, जैसे सचिन तेंदुलकर आए थे। और इनका कार्यकाल कितना होता है बच्चे, आपका 6 वर्षों का होता है। चलो, निम्नलिखित में से कौन भारत को संविधान सभा का, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। भारत की संविधान सभा का बच्चे आपका अगर पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, कहते हैं सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू। कौन था, तो हम कहते हैं बच्चे भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष किसे बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। लेकिन ध्यान रखिएगा बच्चे, आपका प्रथम ये अध्यक्ष थे, लेकिन प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन था, ठीक है। प्रथम अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा तो आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, एस.एन. सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा साहब का, एस.एन. सिन्हा। तो सच्चिदानंद सिन्हा जी का नाम ध्यान रख लेना है हम सभी को, क्लियर है। चलो आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है, किसके विषय में प्रश्न कर रहा है, तो यह प्रश्न कर रहा है गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन को लेकर के इस पर चर्चा करता है। बताइए गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन को आप क्या क्या बातें इसमें जानते हैं, तो पहले समझो। जब भी हम कभी बात करते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन को लेकर के, तो हम क्या चीजें समझ सकते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो क्षेत्र है बच्चे, अगर इसके मैदानी क्षेत्र को देखा जाए तो वहां जनसंख्या घनत्व तो अधिक है, जबकि इसके पर्वतीय क्षेत्रों को देखेंगे तो वहां पर जनसंख्या घनत्व तो क्या है बच्चे, आपका कम है। तो यहां पर जनसंख्या जमाव है। अगली बात क्या है, तो जब भी आप किसी नदी बेसिन को देखेंगे तो वहां पर बच्चे क्या है, मिट्टी कैसी पाई जाएगी, एलुवियल मिट्टी पाई जाएगी। कृषि योग्य भूमि होगी तो वहां पर जनसंख्या का अधिक क्या हो जाएगा, जमाव होगा। कृषि उत्पादकता क्या होगी, अधिक होगी। और डेल्टाई क्षेत्रों में क्या है बच्चे, गंगा ब्रह्मपुत्र के हम लोग जानते हैं मैंग्रोव वनस्पतियां हैं, ठीक है, डेल्टा का भी निर्माण करती है। तो देखते हैं मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व तो अति अधिक है, बिल्कुल सत्य बात है। उत्तर प्रदेश देख लो, बिहार देख लो, और इसके साथ साथ कहां चले जाओ, अपना बंगाल देख लो उधर, तो यहां पर क्या है बच्चे आपका, और चाहे बांग्लादेश देख लो, यहां पर क्या है, जनसंख्या घनत्व तो अत्यधिक है, ठीक बात है। डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वनों से आच्छादित है, जिसमें बच्चे अपना कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा है। सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है और उसी कारण इसे क्या कहा जाता है, सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है, नहीं भाई, कर्तन और दहन कृषि कहां पर की जाती है, जनजातीय क्षेत्रों में की जाती है। जो क्या करते हैं बच्चे, आपको जंगलों को जला देते हैं और क्या करते हैं, स्थानांतरित कृषि करते हैं, ये इस क्षेत्र में नहीं है। अब बच्चे मैदानी क्षेत्र में ऑक्सबो लेक चाप झील चिन्हित है, बिल्कुल सत्य बात है, यह चाप झील भी बच्चे आपका चिन्हित है। और चाप झील जैसे मैंने आपको बिहार के बेगूसराय का एग्जाम्पल दिया था, कांवर झील, और एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की ऑक्सबो झील है। तो चाप झील को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, आपका ऑक्सबो लेक कहते हैं, गोखुर झील के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आओ, तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं, क्योंकि आपको भी अगर तैरना नहीं आता है तो डरने की कोई बात नहीं, आप पानी में नहीं डूबोगे। करना बस ये है, आपको डेड सी में जाना है, या आप एक काम करो और बढ़िया जगह चले जाओ, वॉन लेक चले जाओ, टर्की, डूबोगे नहीं, आप आराम से क्या करेंगे, लेटे रहेंगे। तो डूबने की कोई चिंता है ही नहीं, तैराकी की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसी तरीके से जिस व्यक्ति को लगता है कि वो उसका वजन ज्यादा है, मोटा है, तो मैं कह देता हूं कि आप एक काम करिए, जैसे मैं ही हूं, अपन चांद में चलते हैं तो वहां पे क्या है, हल्के हो जाएंगे। तो इसी तरीके से तैरते नहीं बनता तो चिंता नहीं करना है, किसी और जगह पलायन कर जाना है। और पलायन करके आप क्या कर सकते हो,
बढ़िया तरीके से आनंद ले सकते हो तैरने का। तो यहां देखो बच्चे, ये क्या है आपका, यहां पर सैलिनिटी अधिक होती है। समुद्र में क्या है, सैलिनिटी। तो सैलिनिटी अधिक होने के कारण यहां क्या है, हम लोग नहीं डूबते हैं। तो जो खारापन है नमक में, ठीक है, तो जो मृत सागर है बच्चे, आप जब इजराइल के पास जाएंगे, ठीक है, और जॉर्डन, इजराइल और जॉर्डन के बीच में जब जाते हैं तो वहां आपको क्या दिखाई देगा, डेड सी दिखाई देगा, मृत सागर। इसकी जो बच्चे जल की लवणता है वह लगभग जो है 340 ग्राम प्रति हजार, मतलब प्रति लीटर आपको क्या दिखाई दे जाती है, लवणता देखने को मिलेगी, ठीक है। और इसे सॉल्ट सी भी हम लोग कह देते हैं। इस कारण से क्या है बच्चे, हम यहां पर नहीं डूबते हैं। तो देखिए, इस सागर की ठंडी धाराओं की अपेक्षा गर्म धाराओं की उत्पत्ति नहीं, यह सागर निम्न ज्वार नहीं, नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है। बिल्कुल सही है कि नमक की मात्रा क्या करती है, सागर को सघन बना देती है, उसके पानी को क्या करती है बच्चे, आपका सघन बना देती है। सर आप कहां से पढ़ा रहे हो? मैं बच्चे दिल्ली से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और दिल्ली और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है गाजियाबाद, यहीं पे रहता हूं। बहुत सारे बच्चे जानते भी हैं। आप पढ़ाई का आनंद लो, पढ़ने में तो समझ में आ रहा है ना, बस इसका आनंद लीजिए। चलिए भाई, अगला प्रश्न आपसे क्या कहता है, कहता है बच्चे आपको जो है ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के बौद्ध धर्म की शाखा है बच्चे आपका महायान और हीनयान, दो शाखाएं हैं। उनमें से बच्चे यह महायान शाखा के संदर्भ में हमसे पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चयन करना है। कहता है बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्ति में दिखाई गई है। बिल्कुल, और बौद्ध धर्म की महायान शाखा के अंतर्गत ही बुद्ध की क्या हुई बच्चे, आपका मूर्ति के रूप में जो है देखने को मिलती है। क्या यह बात सत्य है? नहीं भाई, यह तो किसमें है बच्चे आपका, यह कथन गलत है। महायान का आदर्श क्या है, महायान का आदर्श तो बच्चे आपका बोधिसत्व है। और महायान क्या करते हैं बच्चे आपका, बोधिसत्व में जो है विश्वास करते हैं, बुद्ध के दिखाए हुए मार्ग पर विश्वास करते हैं, ठीक है। और जो व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर चुका है और दूसरों को निर्वाण प्राप्त करने में बच्चे आपका सहायता करता है, महायान तो उस पर विश्वास करती है। तो पहला कथन तो बच्चे आपका गलत है। कहता महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ, यह बात बिल्कुल सत्य है। तो एक आपका क्या है बच्चे, गलत है, और बी क्या है बच्चे आपका सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। जो छात्र सिविक्स एलटी ग्रेड में मेरे साथ थे उन्होंने ये बात सीखी थी और आप लोग भी सीख सकते हैं, ठीक है, और उसे सीखने में आपकी मदद मिलेगी। आप कोई बात नहीं, आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो एसएसटी वाले स्टूडेंट के पास क्या करिए, वीडियो भेज दीजिए। बाकी साइंस के लिए तो रोहित सर और दीपक सर आप लोगों को पढ़ा ही रहे हैं, तो क्यों चिंता करना है। चलो, सभी नागरिकों को सेना व नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी, यह बात बिल्कुल सत्य है, ठीक है, कि सभी नागरिकों को क्या करना पड़ता था, सेना और नौसेना में अपनी आवश्यकता मतलब जो है सेवाएं देनी होती थी, ठीक है। नागरिक कौन हुआ करता था बच्चे, तो ध्यान रखिएगा, यहां दासों को नागरिक नहीं माना गया है, वृद्धों को नागरिकता नहीं है, ठीक है, महिलाओं को नागरिकता नहीं है, बच्चों को नागरिकता नहीं है, नागरिकता की शर्तें थी। तो बच्चे नागरिकों को क्या है, नौसेना में और सेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी, ठीक है। मामलों के निर्णयों के लिए आयोजित की गई सभाओं में सभी नागरिक उपस्थित होते थे, यह बात भी सत्य है। और प्लेटो कहता भी है कि एक आदर्श राज्य की जो जनसंख्या है वो कितनी होनी चाहिए, 5040 होनी चाहिए। फिर बच्चे कहता है कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से की जाती थी। नियुक्तियां तो बच्चे आपका जो है नियुक्ति के माध्यम से की जाती थी। 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। नहीं, महिलाओं को बच्चे नागरिकता का अधिकार नहीं दिया गया था। महिलाओं को, वृद्ध को, दासों को और बूढ़ों को, ठीक
ठीक है, इन्हें क्या नहीं था बच्चे आपका, तो इन्हें जो है नागरिकता का अधिकार नहीं दिया हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? खनिज के संदर्भ में पूछ रहा है। इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, सभी खनिजों का बच्चे आपका अपना क्या होता है, रासायनिक गठन होता है, बिल्कुल सही है। कहता है ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं, यह बात भी बिल्कुल सत्य है। सभी खनिज आधात्मिक होते नहीं, खनिज तो धात्विक और आधात्मिक दोनों होते हैं, मेटलिक और नॉन मेटलिक मिनरल्स दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, तो खनिज कैसे होते हैं बच्चे आपका, मेटलिक भी होते हैं और अमेटलिक भी होते हैं, ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ है, यह बात भी सत्य है। चलिए अगला प्रश्न कहता है सॉरी, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? पता लगा सकते हो कैसे हुआ हड़प्पा सभ्यता का पतन? तो हड़प्पा सभ्यता का जो उदय माना जाता है बच्चे आपका 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व के आसपास का काल इसका माना जाता है। लगभग बच्चे आप मान सकते हो 3900 साल पहले इसका क्या हो गया बच्चे आपका पतन हुआ, या 4000 साल पहले जो है लगभग जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। इसके पतनों के कारणों की जब खोज की गई तो कई विद्वानों ने अलग अलग मत दिए। जैसे मत था कि नदियां सूख गई, जंगलों का विनाश हो गया, यह भी एक कारण हो सकता है, और मवेशियों का बहुत बड़ा झुंड आया होगा जिसने क्या किया, चारागाह और घास के मैदानों को खा लिया, जिसके कारण यह सभ्यता क्या हुई, धीरे धीरे बच्चे पतन की ओर बढ़ गई। हो सकता है बाढ़ के कारण भी यह सभ्यता क्या हुई बच्चे आपकी, विनष्ट हो गई हो। ठीक है, और साथ ही क्या हुआ, कुछ नदियां सूख गई। ठीक है, और भाई नदियां सूख गई इसके कारण भी हो सकता है। ठीक है, और कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी, और कुछ मत कहते हैं कि जो शासकों का नियंत्रण था वो समाप्त हो गया और इसके कारण भी इसका जो है विनाश हो जाता है। तो देख लेते हैं भैया, ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, यह बात बिल्कुल सत्य है कि हो सकता है शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया हो, इसलिए यह सभ्यता धीरे धीरे पतन की ओर चली गई। जंगलों का विनाश हो गया, यह बात भी सत्य है। सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बच्चे आपका बाढ़ आ गई, पूरे क्षेत्र में नहीं कुछ क्षेत्र में आ सकती है, क्योंकि सभी क्षेत्र जो है बच्चे बाढ़ क्षेत्र में अवस्थित नहीं थे। संभवतः नदियां सूख गई थी, यह भी हो सकता है। तो ए, बी और डी ये सभी कथन क्या है बच्चे आपके, तीन कथन हमारे सही हो जाएंगे। चलिए चलो नेक्स्ट आ जाओ, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत बताना है, अभी पीछे बात की, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत बुद्ध की प्रतिमाएं बनानी जाने लगी, बताओ भैया। ठीक है, तो बुद्ध की कुछ प्रतिमाएं जो हैं बनाई जाने लगी। फिर कहता है बच्चे बोधिसत्व को नहीं स्वीकार किया गया, बच्चे बोधिसत्व को स्वीकार किया गया था। मूर्ति कला के केंद्र के रूप में मथुरा और तक्षशिला का पतन हुआ, नहीं बच्चे, मथुरा और गांधार शैलियों का विकास होगा। मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी, नहीं, तो बुद्ध की प्रतिमाएं जो है बच्चे आपकी बनाई जाने लगी और कुछ प्रतिमाएं बनाई गई। ठीक है, बनाई जाने लगी, उसमें भी संख्या क्या थी बच्चे आपकी, कुछ थी। साइंस का के स्टूडेंट हैं, कोई बात नहीं बच्चे, साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यह क्लास नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, यह क्लास किसके लिए है बच्चे आपका, जो छात्र जो है एसएसटी का है। ठीक है, तो आप समय मत गवाइए, जहां पर भी साइंस की क्लास चल रही हो उसे अटेंड कीजिए। बाकी दीपक सर, रोहित सर कराते हैं, तब आप साइंस के सेशन के साथ वहां पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, मैं देखो हमेशा कहता हूं एक ही चीज है, आप एग्जाम देने जाओ, साल भर कितना पढ़ा होगा कोई काम नहीं आने का। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक काम कर लो, सीटेट जिसे पास करना है वो पीवाईक्यू लगा डाले, कुछ मत करे, प्रीवियस ईयर लगा ले, पास हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, बस पीवाईक्यू लगा लो, प्रीवियस ईयर। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लोगे बच्चे तो आपका मामला पूरा का पूरा डन हो जाएगा। ठीक है,
अब नहीं पढ़ा रहे बच्चे तो अभी तो यहां पढ़ा रहे हैं, तो यहां पर देख लीजिए। ठीक है, जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्नलिखित में से कौन कथन गलत है? कौन सा कथन है जो बच्चे आपका गलत है? कहता है अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है। नहीं भाई, दस्तावेज कहां है? जनजातीय समूहों का जो है बच्चे लिखित दस्तावेज नहीं प्राप्त होता है, यह कथन तो गलत है। जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाज और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया है, बिल्कुल सत्य बात है। जनजातीय समाज अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा है, यह बात भी बिल्कुल सत्य है। समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है, यह बात भी सत्य है, क्योंकि जनजातीय समाज क्या रहा बच्चे आपका, तो समाज की मुख्य धारा से अधिकांशतः जो है कटा रहा, इसलिए इनके विषय में जानकारी जो है इतिहासकारों के माध्यम से और मुसाफिरों के माध्यम से नहीं मिलती है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। कहता 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया? अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से ज्यादा सिपाहियों की भर्ती करके। भाई अवध, बिहार, मध्य भारत, इन सभी में बच्चे क्या किया? अवध और बिहार के क्षेत्र से जो सैनिकों की संख्या थी उसे तो कम करने का काम किया, अधिक संख्या में सैनिक थोड़ी भर्ती किए, बल्कि उन्हें क्या किया बच्चे आपका कम किया। ठीक है, कम करने के लिए क्या करते हैं बच्चे आपका, तो वो कम करना प्रारंभ कर देते हैं। भूमिहीनों तथा किसानों की रक्षा के लिए नीतियां बना करके, ऐसा कुछ किया नहीं। तुष्टीकरण तथा संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करके, ये भी नहीं किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश सरकार के हाथों में सौंप कर, ताकि भारतीय मामलों को ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके, बिल्कुल। और यहां से क्या हुआ बच्चे आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है और भारत का सीधा शासन किसके पास चला जाता है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास चला जाता है। ठीक है, और क्राउन रिप्रेजेंटेटिव बच्चे हम कह सकते हैं क्राउन के शासन की स्थापना की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी? प्रतिनिधियों के हाथों में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, डिसीजन मेकिंग इन द हैंड्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र में बच्चे जैसे हमारे यहां भारत में क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं और चुनाव करके उसे कहां पर भेज देते हैं, लोकसभा या विधानसभा में भेज देते हैं। हमारी जो समस्याएं हैं, जो कानून की समस्याएं हैं, उनसे संबंधित कानून बनाने का कार्य हम किसे दे देते हैं, अपने प्रतिनिधियों को दे देते हैं। तो यह विशेषता है। क्लियर है? जनता का निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता नहीं बच्चे, हम लोग इनडायरेक्टली क्या करते हैं, निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं। जहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी, जैसे स्विट्जरलैंड, दुनिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण कहां पर है बच्चे, आपका स्विट्जरलैंड में है। और भारत में देखा जाए तो भारत क्या बच्चे आपका रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को जो है प्रतिनिधित्व करती है। जनता की निर्णय, कानून और सरकार के निर्णयों में सीधी भागीदारी नहीं होती है। ठीक है, जनता को मतदान का अधिकार है, बिल्कुल है। मतदान द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है, यह बात भी सत्य है। जनता निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में बच्चे आपका प्रत्यक्ष रूप से भागीदार नहीं बनती है। चलिए, कहता है भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है? अच्छा, किसी क्षेत्र को आप जब उससे तुलना करते हो, जैसे मान लीजिए हम कह दें, ठीक है, और मैकियावेली की द प्रिंस को देख करके हम क्या कहते हैं, चाणक्य को या कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहते हैं। क्यों कहते हैं? दोनों में समानता है। दोनों किसकी बात करते हैं बच्चे, आपका राज्य के को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे बनाया जाए। इसीलिए तो चाणक्य को क्या कहा जाता है बच्चे आपका, चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है वो द प्रिंस का बच्चे उग्र रूप है। साप्तांग सिद्धांत के माध्यम से वो क्या करते हैं, राज्य को मजबूत करने की बात करते हैं, तो शासन करने की नीतियों की बात करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं भारत का शेक्सपियर कालिदास को क्यों कहा जाता है, क्योंकि कालिदास की जो रचनाएं हैं, ठीक है, कालिदास के जो नाटक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें शकुंतला की सुंदरता का वर्णन करते हैं, तो इसी तरीके से शेक्सपियर के नाटक से तो हम उनकी क्या करते हैं, आपस में तुलना कर देते हैं।
तो जब छोटा तिब्बत कहा जाएगा तो किसी क्षेत्र की दूसरे क्षेत्र से तुलना की जा रही, अर्थात जलवायु एकता होगी, भाषाई एकता हो सकती है, साथ में क्या हो सकता है बच्चे आपका, तो सांस्कृतिक एकता हो सकती है, भोजन की एकता हो सकती है, रंग रूप और कद काठी की एकता हो सकती है। तो इन सभी एकता के कारण उसे क्या कहा जाएगा, छोटा तिब्बत कहा जाएगा। तो भारत में छोटा तिब्बत कहां बसता है बच्चे आपका, लद्दाख में। लद्दाख को क्या कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश नहीं है, सिक्किम, हिमाचल नहीं, लद्दाख। लद्दाख को क्या कहते हैं बच्चे हम लोग, छोटा तिब्बत कहते हैं। एक तो ज्योग्राफिकल जो है नजदीकी भी है, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश एक दूसरे से पूर्णतः मिलते हैं। क्लियर है। चलिए अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर और पश्चिम की बात कर रहा है। देखो मान लेते हैं बच्चे ये अपना क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है, ये है अपना प्रायद्वीपीय पठार मान लेते हैं, इसे यहां से मान लेते हैं, यह हमारा प्रायद्वीपीय पठार कह रहा है। इसके उत्तर में पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, तो ये उत्तर हो गया और ये पश्चिम, ये क्या है बच्चे आपकी अरावली है, यही क्या है हमारे पास अरावली है। चलो मान लिया भैया उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला है, यहां कोयला और लौह अयस्क जैसे खनिजों की प्रचुरता है। देखो ये छोटा नागपुर का पठार है, ये क्या है बच्चे आपका, इसे हम लोग कहते हैं छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार भारत का रूर है। और दामोदर नदी घाटी को क्या कहते हैं, रूर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, छोटा नागपुर का पठार। यहां पर बच्चे कोयला और लोहा जैसे खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा, पश्चिम की तरफ नहीं बहती भाई, ये तो पूर्व की तरफ बहती है ना, पूर्व की तरफ बहेंगी। महानदी और कृष्णा दोनों क्या है बच्चे आपका, पूर्व की तरफ बहती हैं। यह उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित है। उत्तरी मैदान कौन सा है, ये गंगा और हम कह सकते हैं जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है, ये हमारा पूरा का पूरा ये उत्तरी मैदान है, यह बात भी सत्य है, ठीक है। महानदी और कृष्णा कहां की तरफ बहती है बच्चे, आपका पूर्व दिशा में बहती है। क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट आओ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है, बताओ जरा। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत और मकर रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में सही है, तो हम बिल्कुल सही कहेंगे कि भाई यहां एक ऐसा क्षेत्र है, यह अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहां से होकर के कर्क रेखा, मकर रेखा और बच्चे विषुवत रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती हैं। बिल्कुल सही बात है। फिर कहता है गोभी का मरुस्थल इस आइलैंड में है, नहीं भाई, ठीक है। गोभी का मरुस्थल तो कहां पर है, एशिया महाद्वीप में है ना, ये तो कहां पर है बच्चे आपका, एशिया महाद्वीप में है, एशिया, ठीक है। कहां पर दिखाई दे जाएगा बच्चे आपका, तो हम कहेंगे मंगोलिया, ठीक है। एशिया महाद्वीप आपको मंगोलिया में आपको और चाइना में ये गोभी का मरुस्थल मिलेगा। इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है, नहीं भाई, ठीक है, तो इसके पश्चिम में नहीं, यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करता है, तो इसके पश्चिम में तो नहीं हो सकता। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, नहीं भाई, बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है, क्योंकि इससे हम लोग जानते हैं कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा तीनों गुजरती है। तो कौन सा हो जाएगा बच्चे आपका, यही अपना सही हो जाएगा। ये तीनों क्या हो जाएंगे बच्चे अपना जो है गलत हो जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल। कौन है भैया, सौरभ सिंह जी, चलो भाई धन्यवाद है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है, क्योंकि, ठीक है, भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है, क्योंकि पवन अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। बताइए जरा, पवने बच्चे बताना जरा मुझे, कहां की तरफ, तमिलनाडु में, ठीक है। भारत के क्या है बच्चे आपका दक्षिणी भाग विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है। देखिए
अगर पूछा जाए उत्तर भारत में शीत ऋतु में वर्षा का कारण क्या है, तो हम कहते हैं उत्तर भारत में शीत ऋतु का वर्षा का कारण क्या है, तो कहेंगे पश्चिमी विक्षोभ है। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण क्या होता है बच्चे, आपका उत्तर भारत में वर्षा होती है, जिसे हम लोग राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में किस नाम से जानते हैं, मावठ के नाम से जानते हैं। ठीक है, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। पवन अरब सागर में बंगाल की खाड़ी की ओर से बहती है, पहला कथन कहता है। दूसरा कहता है पवन बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की तरफ बहती है। पवन स्थलीय भागों से लौटकर अरब सागर की ओर बहती है। पवन स्थलीय भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। किस तरफ बहती है, तो हम कहेंगे बच्चे आपका बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, बे ऑफ बंगाल की तरफ बहती है, और रास्ते से बच्चे क्या करती हैं, नमी उठा लेती हैं और वर्षा करा देती हैं। चलिए अगला कहता है कायांतरित सेल के बारे में दिए गए एबीसी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव के में कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती है, पहली बात कहता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट समझना, कहना क्या चाहता बच्चे आपका कायांतरित सेल या मेटामॉर्फिक रॉक के विषय में। कहता है जो मेटामॉर्फिक रॉक होती है वह कैसे बनती है, तो कहता है बच्चे आग्नेय और अवसादी चट्टान है, उन चट्टानों में क्या हो जाए, उच्च तापमान आ जाए और उच्च दाब, मतलब ताप और दाब बढ़ जाने के कारण, यहां पर आपको रॉक साइकिल दिख रहा होगा, ताप और दाब बढ़ जाने के कारण क्या हो जाता है बच्चे आपका कायांतरण हो जाता है। तो यह बात बिल्कुल सही है। कायांतरण किससे होता है, तापमान और दाब बढ़ने के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टानों के कायांतरण से किसका निर्माण होता है, तो हम कहेंगे मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण होता है। बिल्कुल सही बात है। कहता है कायांतरित सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाते हैं। जो मेटामॉर्फिक रॉक है बच्चे, अगर तापमान अधिक हो गया और तापमान की अपेक्षा दाब उतनी मात्रा में नहीं बढ़ा तो क्या होता है, ये चट्टानें पिघल करके क्या बन जाती हैं, मैग्मे में परिवर्तित हो जाती हैं। यह बात भी बिल्कुल सत्य है। फिर कहता है बच्चे आपका संगमरमर एक कायांतरित सेल है, बिल्कुल सही बात है। मार्बल इज अ मेटामॉर्फिक रॉक, मार्बल भी क्या है बच्चे आपका मेटामॉर्फिक रॉक है, तो तीनों सही हो जाएंगे। आइए, ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है, बताना है आपको ऋतु प्रवास किससे जुड़ा है। घरों की पास पास बसावट से, क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ दोस्त, छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता से, ऐसे स्थान जहां बस्तियां विकसित होती है, लोगों के आवागमन से। ठीक है, तो ऋतु प्रवास क्या है बच्चे आपका लोगों के आवागमन से प्रभावित है। जैसे मान लेते हैं कि ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में जब देखोगे तो जो चरवाहे होते हैं वो क्या करते हैं बच्चे, अपनी भेड़ों को लेकर के जो है गर्मी के मौसम में पहाड़ में ऊपर चले जाते हैं, और जब शीत ऋतु आती है बच्चे तो वो क्या करते हैं, अपना नीचे आ जाते हैं। तो ये पशु चारण करते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इसे ऋतु प्रवास कहा जाता है। आइए, स्थायी पवनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, स्थायी पवनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, बिल्कुल सही विकल्प चुनना है। कहता है ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती है, और जब वर्ष भर लगातार एक निश्चित दिशा में चलेगी उसी को हम क्या कहते हैं, स्थायी पवन कहते हैं। ठीक है, जैसे पश्चिमी पवनें हो गई, पूर्वी पवनें हो गई, ट्रेड विंड्स हो गई, ये सब स्थायी पवनों के एग्जाम्पल हैं। कहता है पश्चिमी और पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं, बिल्कुल इसके उदाहरण है। ए और बी दोनों के दोनों क्या है बच्चे आपके सत्य हैं। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगला आ जाइए। ब्राजील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण है। ये किसके उदाहरण है बच्चे, जल्दी से बता दो, कल ही बताया था ये वाला प्रश्न। ब्राजील का कंपोस और बच्चे साथ में क्या बताया था मैंने आप लोगों को, वेनेजुएला का लानोस। किसका एग्जाम्पल है बच्चे आपका। ठीक है, कहता है टुंड्रा प्रकार की वनस्पति नहीं है, ये तो आपको कहां पर, टुंड्रा प्रकार की वनस्पति 65 डिग्री के ऊपर पाई जाएगी, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, तो बिल्कुल बच्चे ये क्या है, हमारे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, क्योंकि ये कहां पर है, उष्णकटिबंध पर है, ट्रॉपिकल रीजन पर है। द एरिया लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिकल जोन।
तो ये ट्रॉपिकल जोन में आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए भूमध्य सागरीय वनस्पति के नहीं है और साथ में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान नहीं है, क्योंकि शीतोष्ण कटिबंध कहां पर है बच्चे, आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर के जो भाग होंगे वो क्या कहलाएंगे, शीतोष्ण कटिबंध में जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, लगभग आपका 45 डिग्री तक। चलिए जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कंसीडर द स्टेटमेंट ए एंड बी अबाउट क्लाइमेट एंड चूज द करेक्ट आंसर। सही उत्तर का क्या करना है, चुनाव करना है। किसके, जलवायु के संदर्भ में। जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन है नहीं बच्चे, नहीं तो गायक गाना नहीं गा देता कि जलवायु की तरह तुम भी बदल तो नहीं जाओगे। जलवायु क्या होती है बच्चे, मौसम की दीर्घकालिक घटनाओं को क्या कहा जाता है, जलवायु कहा जाता है। जलवायु परिवर्तन क्या है बच्चे आपका, ये अगर किसी प्रकार के परिवर्तन जो है लगातार एक लंबे समय तक लगभग 32 सालों तक होते हैं, उसे क्या कहा जाता है बच्चे, आपका जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, गाना क्या गाया था बच्चे, गायक ने, मौसम की तरह तुम भी तो बदल तो न जाओगे, उसे क्या कहा जाता है बच्चे, मौसम क्या है, तो बच्चे ये क्षणिक परिवर्तन है। जैसे अभी बाहर मान करके चलते ठंडी है, आप बाहर निकले और अचानक से बारिश होने लग गई, तो आप ये नहीं कहोगे कि जलवायु बदल गई, आप कहोगे मौसम बदल गया। आप घर के बाहर निकले, अचानक से क्या हुआ बच्चे, धूप थी और छांव हो गई, आप क्या कहोगे, मौसम बदल गया, जलवायु नहीं। इसीलिए गायक ने गाना गाया था, मौसम की तरह तुम भी कहीं बदल तो न जाओगे। मौसम क्या है, तुरंत तो स्विंग हो सकता है कभी भी, लेकिन जलवायु क्या है बच्चे, आपका एक दीर्घकालिक जो है परिस्थितियां हैं। तो आप समझ लो जलवायु क्या है, जलवायु पत्नी है और मौसम क्या है बच्चे, गर्लफ्रेंड है, कभी भी झगड़ा हो सकता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो अगला आते हैं। किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। ठीक है, तो किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। ठीक है, तो क्या जलवायु बच्चे आपका किसी स्थान और उसकी ऊंचाई और सिर्फ शब्द देखो आ गया, एब्सोल्यूट आ गया, और एब्सोल्यूट आ जाएगा तो भैया गलत हो जाएगा। जहां पर देखो केवल आ जाए, जहां पर सिर्फ आ जाए और वो ऑप्शन को क्या करता हो बच्चे, आपका पिंच करता हो, गलत होगा, सिर्फ नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में उसकी ऊंचाई, उसका उच्चावच महत्वपूर्ण रोल निभाता है। लेकिन बच्चे पवनों की दिशा, समुद्र से दूरी, वर्षा, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, ये सब क्या करते हैं बच्चे, उस जगह की जो है जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, सिर्फ ये नहीं। तो ए और बी दोनों के दोनों गलत है, ये ध्यान रखिएगा, ए और बी दोनों बच्चे आपके क्या है, इसमें गलत है। चलिए, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करिए। ठीक है, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करनी है। यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। प्राकृतिक गैस, ठीक है, हाँ प्राकृतिक गैस। ठीक है, ये क्या हो जाती है बच्चे, आपका प्राकृतिक गैस हो जाएगी, पेट्रोलियम निक्षेप के साथ बच्चे आपकी यह पाई जाती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि भूतापीय ऊर्जा तो बच्चे आपका क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। बायोगैस गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, इस बात को ध्यान रख लेना है। मोम भी, वैक्स भी बच्चे आपका क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। आइए, भारत का शोध संस्थान मैत्री कहां अवस्थित है। ठीक है, चलिए भाई, भारत का शोध संस्थान बच्चे आपका मैत्री कहां पर अवस्थित है। तो मैत्री आप लोग जानते हो, ये निर्माण इसका हमने किया था 1984 में। ठीक है, कब स्थापित किया गया था, 1984 में स्थापित किया गया था। और कहां पर बच्चे स्थापित किया गया है, अंटार्कटिका में स्थापित किया गया है ये शोध संस्थान। ठीक है, मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री अगर कभी पूछ ले, एक आपसे पूछा जा सकता है दक्षिणी गंगोत्री, तो इसे भी ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट आइए, प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकार किया गया है। प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में
किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकार किया गया है? ठीक है, किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में? तो हम कहते हैं द राइट ऑफ पॉपुलेशन फ्री एयर हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ विच पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। जीवन, न्याय, आजादी और समानता, तो हम कहेंगे राइट टू लाइफ। स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी और साथ में बच्चे आपको सूर्य की रोशनी, ये किस में आते हैं बच्चे? आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, राइट टू लाइफ। और इसीलिए हमने क्या किया था, हरित न्याय अधिकरण का स्थापना किया था 2010 में। और इसके लिए भारत सरकार क्या लेकर के आई थी? हरित न्याय अधिकरण अधिनियम जो है 2010, उसके माध्यम से बच्चे स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आइए, कहता है भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था? बी आर अम्बेडकर, एम के गांधी, राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू? तो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में किसकी बात कही है आपका? तो ध्यान रखेंगे विविधता में एकता। ठीक है, किस पुस्तक में कही है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में यह बात कौन कहते हैं? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, ना कि मतदान के द्वारा चुने जाते हैं? बताइए, लोकसभा में कितने सदस्यों का बच्चे मनोनयन हो सकता है? 1 का, 2 का, कोई नहीं, या 4 का? तो हम कहेंगे वर्तमान समय में तो कोई नहीं, 0। और इसीलिए सीटेट में यह प्रश्न पूछा गया। ठीक है, कितने? तो हम कहेंगे 0 सदस्यों का। मनोनीत कितने होंगे बच्चे आपका? 0 सदस्य होंगे। क्यों? क्योंकि भैया पहले 2 सदस्यों का क्या किया जाता था? मनोनयन किया जाता था। वर्तमान समय में 0 है। वर्तमान में अगर देखा जाए, वर्तमान में एक भी नहीं, एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक काम किया, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, 104वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। ठीक है, कौन सा? 104वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और यह लाया गया बच्चे आपका 2019 में। ठीक है, कब लाया गया था? 2019 में लाया गया। और इसके माध्यम से क्या किया गया था? जो आंग्ल भारतीय थे, ठीक है, 2 आंग्ल भारतीयों के मनोनयन का प्रावधान था। 2 आंग्ल भारतीयों के मनोनयन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो इसके माध्यम से बच्चे समाप्त कर दिया गया। तो अब एक भी सदस्यों का मनोनयन नहीं किया जाता है, इसे भी ध्यान रख लेना है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। 1947 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की। ये विशाखा निर्देश, विशाखा क्या था बच्चे आपका? तो हम कह सकते हैं विशाखा वर्सेस जो है राजस्थान सरकार केस था। और इसके अंतर्गत बच्चे सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया? निर्णय दिया 1997 में। और विशाखा गाइडलाइन किससे संबंधित है? विशाखा गाइडलाइन बच्चे आपकी संबंधित है कार्य स्थलों पर जो है यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए। ठीक है, तो विशाखा गाइडलाइन बच्चे किससे संबंधित है? यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए यह गाइडलाइंस है या दिशा निर्देश है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया गया था 1997 में। आइए, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। अगर आप सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अध्यापिका बन जाएंगे तो मुझे ये बताइए आपका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो भाई सीधी सी बात है, अगर सामाजिक विज्ञान के अध्यापक और अध्यापिका की बात की जाए तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों का बोध कराना। चलिए देखते हैं। शिक्षार्थियों को सामाजिक ऐतिहासिक तथ्य याद नहीं, रट्टा नहीं लगाना है। नई एजुकेशन पॉलिसी हमारी कहती है लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, करके सीखिए। समाज में यथास्थिति बनाए रखने तथा सरकार के सभी निर्णयों को स्वीकार करने के लिए शिक्षार्थियों को जो है तैयार कराना। नहीं भाई, ये भी गलत है। शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा जागृत करना, यह भी नहीं है। बल्कि सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं, तभी तो हम क्या बनते हैं? वसुधैव कुटुंबकम।
की धारणा कहां से आएगी? सामाजिक विज्ञान का शिक्षक क्या सिखाता है? बच्चों को जो है उसके इतिहास से परिचित कराता है, उसके समाज से परिचित कराता है, उसके आसपास के पर्यावरण से परिचित कराता है। अरे हमारे पास क्या है, हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग बच्चे कहते हैं समकालीन भारत, ठीक है। हमारा मूल उद्देश्य क्या है? समकालीन भारत, वसुधैव कुटुंबकम। हमारी सांस्कृतिक क्या है? विविधता का परिचय कराना। यही सब तो करते हैं। शिक्षक का काम क्या होता है? अलग अलग भले ही हम दिखाई दें, अलग अलग भाषा हो सकती है, अलग अलग संस्कृति हो सकती है, लेकिन ये सब क्या है? हमारी बुनियादी एकता को बना करके रखती है। तो यही क्या करता है? सामाजिक विज्ञान का जो है अध्यापक काम करता है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न कि औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? ठीक है, औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? ठीक है, विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया, प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया, पंडित रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की, बिल्कुल सत्य है, प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारों को नए कानूनों को बनवाने में मदद मिली, बिल्कुल सत्य बात है। वेदों की ओर लौटो और वेदों के विषय में कि वेद में ऐसी कोई जो है बातें नहीं शामिल थी। प्रार्थना समाज ने बच्चे केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श नहीं किया था। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1867 में केशव चंद्र सेन। 1867 बच्चे आपका केशव चंद्र सेन, ठीक है, 1867 केशव चंद्र सेन के द्वारा बच्चे इसकी स्थापना की गई थी। और बच्चे इसका मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? इसका मुख्य उद्देश्य तो था स्त्री शिक्षा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, जाति पाति का विरोध, स्त्री पुरुषों के लिए बच्चे आपका क्या है? विवाह की आयु बढ़ाना। इस पर इन्होंने क्या किया था? जोर दिया था। बस इतनी बातें ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो बस अब हम लोग जो है आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। आप लोगों से एक ही गुजारिश रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और कमेंट भी करिएगा, नहीं पसंद आए तब भी कमेंट करिएगा, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा कहता हूं और क्लास में बच्चों से भी कहता हूं, सब्र कर, इंतजार कर, सब्र कर, इंतजार कर। तू चलनी से पानी भर सकता है, अगर उसके बर्फ होने तक इंतजार कर सकता है तो बस बर्फ होने तक इंतजार कीजिए और फिर हम चलनी से भी पानी भरेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही बच्चे, मिलते हैं कल की क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद साथियों।